वेलकम स्टूडेंट्स। ईपीडीएस फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे मैं आपका ईपीडीएस की फ्री लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। हम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे थे। इकोनॉमिक्स में हमारे 2 लेक्चर्स हो गए थे। थर्ड लेक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ इनकम कैलकुलेशन। किसी भी सोसाइटी, नेशन या कंट्री की इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, बिजनेस के मामले में बहुत सी कंपनीज के लिए पावरफुल टूल का काम कैसे करता है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये डाटा रिलीज़ करती है, कितना फ्रीक्वेंटली ये डाटा रिलीज़ किया जाता है। आइए वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन की मैं अगर बात करूँ तो मान लीजिए कोई कंपनी लगाई जाती है। इस कंपनी में सेटअप के टाइम पे लगती है मशीनरी। जब इस कंपनी को मैंने 2020 में लगाया तो जो मैंने मशीनरी खरीदी वो मुझे पड़ी 5 लाख की। ठीक है, 2020 में मैंने इस कंपनी को भरपूर चलाया, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो 2021 के अंदर जो इस मशीनरी की कॉस्ट है, अब ये मशीन चली है तो इसके पुर्जे घिसे हैं, तो जो मशीन मैंने 5 लाख की खरीदी थी मैं उसको बेचने जाऊंगा तो वो 5 लाख की नहीं रहेगी। मान लीजिए इसकी कॉस्ट घट के आ जाती है 4 लाख। ठीक है, तो ये जो 1 लाख की कॉस्ट में गिरावट आई है इसको मैं बोलता हूं कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, ये जो 1 लाख की कॉस्ट रिडक्शन हुई है, इकोनॉमिक्स की भाषा में इस कॉस्ट रिडक्शन को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, कहने का मतलब है इनिशियल स्टेज में लगी हुई मशीनरी को जब हम बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं तो वो उसकी कॉस्ट सेम नहीं रहती, उसकी कॉस्ट में होता है रिडक्शन। तो जो करंट टाइम फ्रेम में उसकी कॉस्ट है उसका और जो इनिशियल हमने उसको परचेज किया था उस टाइम की उसकी कॉस्ट का जो डिफरेंस आता है, उस कॉस्ट रिडक्शन, उस डिफरेंस को इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन बहुत सी कंपनीज के लिए एक पावरफुल टूल का काम करता है। वो कैसे, आइए इस चीज को थोड़ा समझते हैं। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। यहां कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको 2020 में शुरू किया गया, इसमें लगी मशीनरी। ठीक है, इस मशीनरी को लगाने में कीमत लगी 5 लाख। ठीक है, इस मशीनरी से इसके ऑनर ने 10 लाख 4.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, 4.5 लाख का प्रॉफिट कमाया तो गवर्नमेंट 5 लाख से प्लस पे टैक्स लगाती है। भाई साहब इस साल तो बच गए, इस साल इन पर कोई टैक्स नहीं लगा। अब जरा हम लोग बात करते हैं 2021 की। 2021 में 2020 में इसने मशीनरी घिसाई, इसने सब कमाया, इसने अपना बिजनेस कर आगे 4.5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। जब 2021 की बारी आई, इसकी मशीनरी की कॉस्ट घट के आ गई 4 लाख। ठीक है, 4 लाख कॉस्ट आई, इस साल इसने मान लेते हैं 6 लाख का प्रॉफिट किया। ठीक है, तो लॉजिकली अगर आप लोग देखो तो 5 लाख प्लस पे टैक्स लग जाता है। इस केस में इस पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं कि इस केस में भी इस पे टैक्स नहीं लगा। कैसे, आइए थोड़ा समझते हैं। हमने ऊपर बात करी डिप्रिसिएशन क्या है, कॉस्ट रिडक्शन जो टाइम फ्रेम के गैप के बीच में आता है। तो इसके और इसके बीच का कॉस्ट रिडक्शन 1 लाख। ठीक है, ये कॉस्ट रिडक्शन क्या है, डेप्रिसिएशन। अब जब इस कंपनी का ऑनर टैक्स भरने जाएगा, ठीक है, तो टैक्स भरते टाइम उसमें भरा जाएगा डाटा, क्या कि उसकी मशीनरी कितने साल में लगी, अगले साल या जिस साल का वो प्रॉफिट दिखा रहा है उस साल तक उसने कितना प्रॉफिट दिखाया, और वो मशीनरी किस साल की इंस्टॉल्ड है। तो पर ईयर के हिसाब से इनका कॉस्ट रिडक्शन रेट मिनिस्ट्री रिलीज करती है। उस हिसाब से उसकी मशीनरी की करंट कॉस्ट होगी 4 लाख। तो गवर्नमेंट 2021 में इसकी मशीनरी की कॉस्ट 4 लाख उठाएगी, जो कि पिछले साल थी 5 लाख, तो 1 साल का हो गया डेप्रिसिएशन। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई जितने की तुम्हारी मशीन की कॉस्ट में कटौती हुई
उतना हम टैक्स से घटा देंगे। तो जो 6 लाख का प्रॉफिट बना उसमें से घटाओगे डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट आ गया घट के 5 लाख। अब इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बहुत सी ई कॉमर्स कंपनी है जो डेप्रिसिएशन का यूज़ करके अपना काफ़ी हद तक टैक्स बचा लेती हैं और डेप्रिसिएशन को एज अ पावरफुल टूल के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करते हैं, हमारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। अब बात करते हैं जीडीपी, हमारा इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस टॉपिक। जीडीपी को समझते हैं थोड़ा। जीडीपी क्या है, फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक टाइप का मेथड कैलकुलेशन है इनकम कैलकुलेट करने का किसी भी कंट्री, नेशन या सोसाइटी की। ठीक है, अभी तक के लिए इतना समझते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा इंडिया, ठीक है, ये क्या है, इंडिया। इस इंडिया में 2 तरह के लोग हैं, एक तो इसके खुद के, एक बाहर वाले। ठीक है, ये दोनों लोग मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके यहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो बाउंड्री है ना, ये जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है ये सारे इस बाउंड्री के अंदर हुआ है। इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना। तो इस बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस करी गई हर गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू का जो सम होगा उस सम को हम बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो क्या है, वो आपकी आ जाएंगी विद इन नेशंस बाउंड्री, ठीक है। और अगली चीज जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी, ये 2 चीजें समझ लेना। आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बंदा कहाँ का है, फर्क क्या पड़ेगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने बनाई हैं वो नेशन की बाउंड्री के अंदर बनी है। उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू का जो सम होगा उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। इसको एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार रिलीज किया जाता है। अब एक फाइनेंशियल ईयर से क्या मतलब है, किसी भी साल के 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च। ठीक है, इस डाटा को रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर जो ऑफिस इस डाटा को रिलीज करता है वो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या फिर सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, इतनी कहानी हुई जीडीपी की। अब हम बात करते हैं हमारे अगले मेथड के बारे में जिसका नाम है जीएनपी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसमें सेम है। ये भी एक टाइप का मेथड ऑफ इनकम कैलकुलेशन है। ये भी फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार रिलीज किया जाता है। सेम मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है, सेम ऑफिस इस डाटा को रिलीज करता है। तो डिफरेंस क्या है, जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक हमने बात करी थी जीडीपी के बारे में। जीडीपी में इंपॉर्टेंट था बाउंड्री, लेकिन उस केस में आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, इस केस में है अपोजिट। यहां पे हमारे लिए आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, हमें यहां बाउंड्री से मतलब नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्रोडक्ट इस बाउंड्री के अंदर बनाओ, वो यहाँ भी बनाओ, उससे मतलब नहीं है, पर ये इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तो जीएनपी का मतलब होता है, या जीएनपी का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो दैट इज जीडीपी जितनी मेरे देश के अंदर बनी प्लस नॉर्मल भाषा में बोलोगे तो इनकम बाय इंडियन या इनकम बाय इंडियन नेशनल्स फ्रॉम एब्रॉड। भाई मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है कि वो इंडिया में बनाए कि बाहर बनाए, तो जो इंडिया में बनाए वो तो जीडीपी हो गया। ठीक है, प्लस कुछ इंडियंस बाहर भी तो रह रहे हैं जो बाहर रह के अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उनसे उनके बिजनेस से जो इनकम है वो भी मैं जीएनपी में दिखाऊंगा। ठीक है, तो इनकम बाय इंडियन नेशनल्स फ्रॉम अब्रॉड। अब इसमें से मैं कुछ माइनस करूंगा लॉजिकली, अगर आप लोग सोचो तो मुझे कुछ करना चाहिए क्या? देखो लॉजिकली करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो जीडीपी है, मैंने क्या कहा था, ये जीडीपी से मतलब है बाउंड्री के अंदर की इनकम, लेकिन इसमें इंडियन और फॉरेनर्स दोनों हैं। तो इस केस में तो मुझे बाउंड्री से तो मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है आइडेंटिटी से। तो जो फॉरेन का है वो इंडियन है ही नहीं, तो उसकी इनकम से मुझे कोई मतलब ही नहीं पड़ता। तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इनकम बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। इस पूरे फॉर्मूला को लगाने के बाद जो मेरी मॉनेटरी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी जीएनपी। तो टोटल जीडीपी में अगर मैं वर्ल्ड में इंडियंस जितने रह रहे हैं उनके बिजनेस से जो इनकम जनरेट होती है उसको मैं ऐड कर दूं, और उसमें से मैं घटा दूं क्या, जो इंडिया में फॉरेन कंपनीज हैं उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू का सम, तो जो मेरे पास नेट एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी वो होगी मेरी जीएनपी। तो समराइज करूं तो इसमें हमें बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आइडेंटिटी से। ठीक है, और इसमें नेट कैलकुलेशन में हमें माइनस करना क्या जरूरी है, फॉरेनर्स की इनकम जो इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा जीएनपी। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं एनडीपी। व्हाट एनडीपी इज, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास किसी भी चीज की ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है, और उसमें से आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे, तो आपके पास निकल के आएगा नेट। ये एक जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को मैं एनडीपी के लिए लिखूं तो एनडीपी मेरा बन जाता है, ग्रॉस क्या है, जीडीपी, जीडीपी से मैं घटा दूंगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब जरा ये समझो डेप्रिसिएशन घटाना इंपॉर्टेंट क्यों है। मुझे क्या चाहिए, नेट वैल्यू। ठीक है, तो जो मेरा जीडीपी निकला है, ठीक है, इसमें जो मशीनरी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, या फिर मैं किसी फैक्ट्री से मशीनरी ही वापस बना रहा हूं, ठीक है, तो जो मशीनरी मैंने ली है वो मशीनरी पिछले साल अगर मैंने 10 लाख की खरीदी थी तो करंट वैल्यू उसकी 9 लाख हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जीडीपी में तो 10 ही लाख जुड़ी ना, तो मुझे ये जो 1 लाख का डेप्रिसिएशन आया, ये तो लॉजिकली मेरी इनकम है ही नहीं, ये तो मुझे लॉस हुआ है। तो अगर मैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल लूंगा तो मुझे ग्रॉस में से हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप चाहे ऐसे समझ लो अगर कंफ्यूजन है तो। मान लीजिए मेरे पास 4 मशीन्स, ठीक है,
इन 4 मशीन्स की हेल्प से मैं 15 मशीन्स बनाता हूँ, ठीक है, करेक्ट। 4 मशीन्स मेरे पास 2020 में थी, 2021 में मैंने 15 मशीन्स बना ली, ठीक है। आप तो बोलो ये सर 15 मशीन्स की तो बात करनी है, बिल्कुल सही बात है, बात सिर्फ 15 मशीन्स की करनी है। पर अब ज़रा इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि मैंने ये 4 मशीन्स 2020 में चलाई, जिनके आउटपुट में मुझे 15 मशीन्स मिली। तो ये जो 4 मशीन्स के पार्ट्स होंगे ये भी तो घिसे होंगे, वो एज इट इज़ ब्रांड न्यू तो रहेंगे नहीं। तो मैं इनको आगे के प्रोडक्शन के लिए इनको रिपेयर भी करवाऊंगा। मान लीजिए इनके रिपेयर में मुझे 1 मशीन का खर्चा आ जाता है, ठीक है, कि मान लीजिए मैंने इसमें पार्ट्स ठीक कराने में इतना खर्चा लगाया कि जो मेरी 1 मशीन की कॉस्ट है वो पूरी इसमें लग गई। तो लॉजिकली मैंने प्रोडक्शन कितनी मशीन्स का किया, 15 मशीन में से मैं 1 मशीन की कॉस्ट को घटा देता हूँ, तो 14 मशीन मैंने प्रोड्यूस करी। तो ये जो 1 मशीन की कॉस्ट घटी, ये मेरा डेप्रिसिएशन ही तो हुआ है। इसीलिए जब भी हम किसी चीज़ का नेट निकालते हैं तो हमें हमेशा ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। इन द सेम वे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन इस डाटा को रिलीज करती है दैट इज ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, याद रखना इसको एनएसओ रिलीज नहीं करता, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज एनएनपी। सब कुछ सेम रहेगा, सेम एक मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस डाटा को रिलीज करता है, फुल फॉर्म इसकी नेट नेशनल प्रोडक्ट है। तो जैसे हमने एनडीपी के लिए जीडीपी माइनस क्या था यार, डेप्रिसिएशन किया था, इन द सेम वे एनएनपी में भी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ठीक है। अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमारे पास एनएनपी आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। Thank you for watching. If you like, please like and subscribe. Share it to the max so that we can reach out to the maximum number of students for helping them out. Thank you for watching. Have a nice day.